क्लास 9 का हम जो पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री का उसके बारे में पढ़ रहे थे और ये उसी इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है। इसके अंदर हमने अभी तक जो देखा है कि डिफरेंट तरह के प्रोसेस वगैरह देखे, आपके मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, ये सारे प्रोसेस, कंडेंसेशन वगैरह था, सब्लिमेशन था, इनके बारे में हमने ढंग से पढ़ा था। ठीक है, अगर इससे पहले वाले लेक्चर की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट और उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी वो हमने ढंग से पढ़ी थी। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जो प्रेशर का इफेक्ट गैस पे। जैसे कि आपको पता है, हमने पढ़ रखा था कि जो सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट होता है मैटर का, वो क्या होता है, अधिक कंप्रेसिबल होता नहीं। सॉलिड की बात करें, सॉलिड कंप्रेसिबल होता भी नहीं है क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो काफी कम होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, तो प्रेशर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन द सेम सेंस बोले अगर लिक्विड की बात करो, लिक्विड भी ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल ही होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा प्रेशर का इफेक्ट नहीं आता, उसको कंप्रेस करने में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। बट टॉकिंग अबाउट गैस, तो गैस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं आपके, जो गैस के पार्टिकल्स, उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होता है कि प्रेशर अप्लाई करने पे उन पे इफेक्ट आता है। एट द सेम टाइम द प्रेशर, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि प्रेशर का इफेक्ट गैस पे होता है। तो इफेक्ट क्या होता है गैस का प्रेशर बढ़ाने पे या प्रेशर घटाने पे, उसी चीज को हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इस बात को। पॉइंट नंबर 1 क्या भाई, कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ऑन अप्लाइंग प्रेशर से मेरा मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज करने पर। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे जो चीजें होती हैं वो क्या क्या होती हैं कि जो गैस, आपको तो पता है गैस के पार्टिकल्स आपस में बहुत, जैसे कि मैं मान लो एक कंटेनर है जिसमें गैस के पार्टिकल्स, जिसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या होता है, जैसे कि आप एक समझ लीजिए शॉर्ट टर्म पे, जैसे कि मान लीजिए कि एक क्या है मेरा फिक्स, मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, चारों तरफ से बंद है और ये कंटेनर के सारे वॉल्स क्या है, फिक्स्ड वॉल है। जैसे कि अपने घर के वॉल्स कैसे फिक्स्ड होते हैं, मूव नहीं करते, ठीक है। लेकिन पिस्टन को आप इस तरह समझ लीजिए किसी सिलेंडर का वो पार्ट जो कि मूव कर सकता है, एक ऐसा वॉल या फिर एक ऐसा पार्ट जो कि मूव कर सकता है, तो उसी को मैं पिस्टन कह सकता हूं। ठीक है, तो क्या करें, मान लीजिए किसी पिस्टन के थ्रू, मान लीजिए ये जो वॉल है, ये वॉल मेरा एक मूविंग वॉल है इस कंटेनर का, और इसके अंदर मैंने गैस भर रखा है, ठीक है, गैस भर रखा है। अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, उसको दबाऊं जोर से, तो क्या होगा, ये जो गैस के पार्टिकल्स आपस में क्लोज आ जाएंगे, ठीक है ना, आपस में क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आने से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स पहले दूर दूर थे वो पास आ जाएंगे, मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यही हमें पढ़ना है कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर इंटरमोलिकुलर स्पेस decreases and particles of gas come closer to each other, ठीक है ना, या फिर थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ, each other। सिमिलरली क्या होता है, दूसरी बात कि ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर जितना पहले था अब उसको अगर डिक्रीज कर दे रहे हैं, देखिए, तो मान लीजिए पहले प्रेशर इतना था, मान लीजिए पहले जो भी था प्रेशर जितना भी था, हमने क्या कर दिया, प्रेशर को और कम कर दिया, ठीक है। प्रेशर कम करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स ऊपर की ओर आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये पहले इतना हाइट का था, प्रेशर अगर कम करेंगे, ठीक है ना, प्रेशर कम करेंगे तो ये और फैलेगा, तो ये गैस की प्रॉपर्टी होती है फैलने की, तो गैस और फैलेगा तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो जितना स्पेस पहले था उससे ज्यादा स्पेस आ जाएगा किस आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस के पार्टिकल्स के बीच में। तो क्या होगा इससे, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस
इंक्रीजेस, ठीक है ना। एंड और दूसरा क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ गैस goes far from each other, एक दूसरे से और दूर चले जाते हैं, ठीक है। ये वाली बात हो गई। आगे बात करते हैं, तो अब बात करते हैं थोड़ा लिक्विफिकेशन की। इसी चीज का बेस है आपका लिक्विफिकेशन की बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए लिक्विफिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है लिक्विफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो गैस होता है उसको जो गैस होते हैं उसको लिक्विफाइड करने का, ये लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको लिक्विफिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो लिक्विफिकेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस of converting a gas into liquid, और कैसे, और ये लिक्विफिकेशन कैसे होता है, गैस को सडन मुझे कन्वर्ट करना है इसको लिक्विड में, तो ये इसका रीजन होता है कि बाय अप्लाइंग प्रेशर या फिर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या होता है भाई, देखिए टेम्परेचर डिक्रीज करके, आप जैसे कि हम पढ़ते ही हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद एक बार रुक जाता है। पहली बात करते हैं प्रेशर इंक्रीज करने की, कि देखो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है, जब हम प्रेशर गैस का इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, पार्टिकल्स आपस में क्लोज आते हैं, क्लोज आने से, और जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उससे उतना क्लोज आ जाएगी, ठीक है ना। और आपको पता है कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स में स्पेस कम ही रहता है, तो उसी चीज को अचीव करने के लिए क्या करता है, हम गैस को अधिक से अधिक प्रेस करते हैं जिससे वो लिक्विफाइड हो जाए, एक वो। और दूसरा होता है टेम्परेचर डिक्रीज करके, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होता है कि हमने क्या करा था कि गैस के पार्टिकल्स के जो गैस का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, या पार्टिकल्स की बात करें, उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मूव करते हैं। लेकिन टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर देंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा, और इट विल बी somewhat it will be equal to the लिक्विड के जो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी होता है उसके ऑलमोस्ट उसके इक्वल हो जाएगा, या फिर उसके आसपास में चला जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी। तो इस दो तरीके से क्या कर सकते हैं हम कि जो गैस है, गैस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर। अब बात करते हैं आगे, प्रेशर की बात जब कर रहे हैं तो अच्छा एक चीज और इसके अंदर थोड़ी बात करनी है मुझे, कि जैसे कि एग्जांपल है, एक एग्जांपल क्या है कि CO2, सॉलिड CO2 की बात करें, ठीक है, सॉलिड CO2 जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई आइस भी कहा जाता है। तो सॉलिड CO2 जो होता है इसको क्या कर सकते हैं कि जब से जो प्रेशर होता है उसको बहुत ज्यादा अगर डिक्रीज कर दे, ठीक है, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दे, इतना कर दे कि जो फाइनल प्रेशर हो वो 118 के अप्रॉक्स हो जाए, 118 के आसपास हो जाए, तो उस वक्त क्या होता है कि जो सॉलिड CO2 गैस है वो सीधा आपके डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट नहीं आता, बल्कि सीधा क्या होता है, सॉलिड जो है सीधा गैसेस स्टेट में चला जाता है, ठीक है। क्या, और ये हमने कैसे अचीव किया, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। तो क्या भाई, सॉलिड CO2 can be converted to gaseous state by decreasing pressure
सॉलिड CO2 उसी से हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग प्रेशर को बहुत 180 तक अगर डिक्रीज कर दें तो जो CO2 होता है वो CCS से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जैसे कि हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है? जैसे कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डिग्री सेल्सियस वो सब यूनिट यूज करते हैं, लेंथ वगैरह को मेजर करने के लिए मीटर केजी वो सब यूज करते हैं। वैसे ही क्या होता है, जो प्रेशर है, प्रेशर एटीएम में क्या बोलते हैं, एटीएम में इसको मेजर किया जाता है। तो मैं अगर बोलूं यूनिट ऑफ प्रेशर इज एटीएम, ठीक है ना, एटीएम होता है, या फिर और पास्कल यूज करते हैं, एटीएम यूज करते हैं या फिर पास्कल यूज करते हैं, ठीक। और भी वैसे बहुत सारे हैं बट जनरली ये सब यूज करते हैं। एटीएम का मतलब क्या, उसका मतलब होता है, ये एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देता है। या फिर पीए का मतलब होता है, ये होता है पास्कल जो आपका एसआई यूनिट होता है, पास्कल जो है एसआई यूनिट होता है प्रेशर का, पास्कल इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अच्छा, एटीएम और पास्कल में रिलेशन क्या होता है, तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। ये यूनिट, ये आपका क्या होता है, रिलेशन होता है प्रेशर और एटीएम के अंदर। बात थोड़ी करते हैं अब लेटेंट हीट की। देखिए लेटेंट हीट क्या होता है, तो इट इज हीट रिक्वायर्ड फॉर द फेज चेंज। कि जैसे कि मान लीजिए कोई लिक्विड स्टेट में है और उसको हमें गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। लिक्विड स्टेट में कोई, मतलब मान लीजिए पानी की बात कर लेते हैं कि जब पानी लिक्विड स्टेट में है तो गैसियस स्टेट में करना है, तो ये क्या फेज चेंज है। तो इस फेज चेंज के दौरान जो एनर्जी यूज होती है, तो आपको पता है कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आया तो हीट रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली अगर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आया तो हीट रिक्वायर्ड होता है। तो जो फेज चेंज के दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस फेज चेंज को करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है ना। क्या भाई, तो लेटेंट हीट क्या होता है, तो इट इज द हीट रिक्वायर्ड फॉर द फेज चेंज। एक बार, अच्छा, लेटेंट हीट का यूज करके होता है, तो जब कोई सिस्टम या फिर जो भी मतलब कोई सिस्टम है, जब वो लेटेंट हीट लेता है, तो लेटेंट हीट से होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये हमें पता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए क्या होता है, ये लेटेंट हीट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ये यूज्ड अप होता है। तो ये लिखा हो कि लेटेंट हीट इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट, और ये स्टेट को चेंज कैसे करता है, बाय ब्रेकिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में पता है आपको कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए लेटेंट हीट यूज होता है। एक बात, दूसरी बात और क्या है कि लेटेंट हीट इज नेवर यूज्ड इन चेंजिंग टेंपरेचर। कि लेटेंट हीट जो कोई सिस्टम अगर जो लेता है, लेटेंट हीट जो वो एक्सेप्ट करता है, ये एब्जॉर्ब करता है वो हीट, अमाउंट जो भी हीट है, तो उससे क्या होता है, उस हीट का यूज करके कभी भी जो आपके सिस्टम है उसका कभी टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर ना ही बढ़ता ना ही घटता है, ठीक है। ये आपका वो हीट लेता जरूर है, जब भी फेज चेंज हो रहा होता है तो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो हीट कभी भी टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने में यूज नहीं होता। इट इज ऑलवेज एंड ओनली यूज्ड इन चेंजिंग द फेज ऑफ सिस्टम। कि सॉलिड फेज में है तो लिक्विड में ले जाएगा, लिक्विड में है तो गैस स्टेट में जाएगा, लेकिन कभी भी ये यूज आपके टेम्परेचर को चेंज करने में नहीं होता। और क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने में नहीं होता, तो इसीलिए क्या है कि फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कभी भी अगर फेज चेंज हो रहा हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, जब फेज चेंज हो रहा होता है तो हमेशा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक उसका टेम्परेचर जो सॉलिड का था वही सेम लिक्विड का रहेगा उस वक्त। हाँ, एक बार पूरा कन्वर्ट हो गया उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा हो सकता है, लेकिन जब तक
पूरी तरह से कन्वर्जन नहीं हुआ है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, तब तक टेम्परेचर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब बात करें लेटेंट हीट, हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है दो तरीके का। एक आपको पढ़ना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है भाई, तो इसकी अगर बात करें तो इट इज द amount of heat required to convert 1 kg of solid into liquid. It is amount of heat required to convert 1 kg of solid into liquid at its melting point under atmospheric pressure. ठीक है ना, कि सॉलिड से लिक्विड 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होती है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अच्छा लेटेंट ऑफ फ्यूजन को LF से दिखाते हैं, LFUS से या सिंपली LF में लिखें तो भी चलता है, LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट ऑफ फ्यूजन जैसे कि मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, जो आइस का जो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस का जो होता है वो कितना होता है, ये आपका होता है 334 किलो जूल पर केजी। ठीक है ना, या फिर अगर मुझे क्या बोलते हैं कैलोरी में देखना है तो कैलोरी में होता है आपका 80 किलो कैलोरी पर केजी। मतलब हर 1 केजी आइस को मेल्ट करने के लिए बोलूं या फिर बोलूं कि इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 केजी के लिए कितना 334 किलो जूल चाहिए होता है। ठीक है ना, या फिर कैलोरी में तो 80 किलो कैलोरी पर केजी चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है, एक एग्जांपल एक्चुअली होता है। क्या एग्जांपल है कि ऐसे कहते हैं कि एक आप आइस ले लो और एक ले लो आप पानी, दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ, मतलब 273 केल्विन पे दोनों है। लेकिन क्या बोलते हैं कि आइस का कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, आइस ज्यादा कूलिंग करता है एज कंपेयर टू उसी टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी। ऐसा क्यों? ठीक है ना, तो मैं इस चीज को लिख देता हूं कि आइस एट 273 केल्विन, 273 केल्विन बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। आइस एट 273 केल्विन हैज या फिर is more effective in cooling than water at 273 केल्विन टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे ही आइस भी रखा है और वाटर भी रखा है, लेकिन आइस का कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है देन वाटर। क्यों? इसका रीजन ये है कि आइस, अगर मैं बात करूं, मान लो सपोज करो कि कूलिंग का मतलब क्या होता है कि आपको हीट को, सबसे पहले बात कूलिंग का मतलब समझिए। कूलिंग का मतलब ये होता है कि मान लो किसी से मान लीजिए कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, या फिर मान लीजिए किसी से कोई सिस्टम है, कोई चीज है जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है ना, तो कूलिंग का मतलब ये हो कि इसकी गर्मी को कम किया जाए, इसके हीट को कम किया जाए। ठीक है ना, मान लो इसमें 1000 किलो जूल एनर्जी इसके पास है, तो हम क्या करें, इसको कूल, ये तब होगा जब इसकी एनर्जी 1000 किलो जूल से कम हो जाए। इसके 1000 किलो जूल से अगर एनर्जी कम हो जाए, मान लो कि किसी तरीके से हमने करके इस सिस्टम की एनर्जी को हमने 700 किलो जूल ले गए,
तो हम बोलेंगे भाई हाँ कूलिंग हुई है, क्योंकि 300 किलो जूल एनर्जी निकल गई। पहले 1000 किलो जूल थी, अब 300 किलो जूल एनर्जी निकल गई, तो मैं क्या बोलूंगा कि कूल हुआ है। तो कहने का मतलब है कि कूलिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज की एनर्जी को रिड्यूस करना। ठीक है, तो वही कह रहा हूँ कि आइस जो है वो ज्यादा अच्छा कूलिंग करता है। ठीक है ना, मतलब ज्यादा अच्छी एनर्जी को रिड्यूस कर सकता है दूसरे सिस्टम का एज कंपेयर टू वाटर 273 केल्विन पे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इस पे देखिए बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि देखो क्या होता है कि आइस जो है, जब आइस की बात करें तो आइस क्या करेगा 273 के केल्विन पे अगर आप कहीं पे इसको रखते हो तो क्या धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट होता है। ठीक है, मेल्ट करता है, और मेल्ट करने के लिए क्या होता है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका फेस चेंज हो रहा है। आइस सॉलिड स्टेट में 273 केल्विन पे उसका आपको पता है फ्यूजिंग पॉइंट उसका होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उसका आइस। तो क्या होता है आइस धीरे धीरे मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, और मेल्ट के दौरान क्या होता है, मेल्टिंग के दौरान क्या होता है कि वो फेस चेंज कर रहा है। इसका मतलब मेल्टिंग मतलब क्या है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ रहा है, तो वो मेल्ट कर रहा है, यानी फेस चेंज है। और फेस चेंज के दौरान क्या होता है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आइस को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वो क्या करता है सिस्टम से, जैसे मैं बात करूं कि एक केजी आइस है, तो 1 केजी आइस क्या करेगा सिस्टम से 334 किलो जूल एनर्जी खींच लेगा। आइस जो है सिस्टम से, जैसे कि मान लो कि ये एक चीज था, इसके अंदर 1000 किलो जूल एनर्जी रखी हुई थी। मैं अगर इसके अंदर 1 केजी आइस ऐड कर दूं, 1 केजी मान लो कि 1 केजी आइस ऐड करूं, तो ये आइस क्या करेगा इस सिस्टम से 334 किलो जूल एनर्जी खींच लेगा, क्योंकि उसको मेल्ट होना है लेटेंट हीट के रूप में, उसे मेल्ट क्या बोलते हैं एनर्जी खींच लेगा। और खींचने से क्या हो जाएगा सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1000 में से 334 माइनस कर दीजिए तो जितनी हो गई ये हो जाएगी जो आपकी 666 किलो जूल एनर्जी देखिए रिलीज कम हो गई है। ठीक है ना, तो यही रीजन है कि जो आइस से वो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है ना, तो लिखते हैं इस बात को कि आइस एब्जॉर्ब 334 किलो जूल एनर्जी पर केजी फ्रॉम द सिस्टम या फ्रॉम द सब्सटेंस for melting मतलब that is phase change के लिए phase change and thus reduce the energy of substance। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है आइस का कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। फिर से समझिए क्यों, क्योंकि क्या है आइस क्या करता है, आइस जो 273 केल्विन पे रखा है तो मेल्ट होना स्टार्ट करता है। मेल्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फेज चेंज। क्या होता है मेल्टिंग में क्या होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, यानी फेज चेंज हो रहा है, और फेज चेंज के दौरान हमें लेटेंट एनर्जी ऑफ आपका फ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि 334 किलो जूल होता है पर केजी आइस के लिए। तो उस केस में क्या होता है उतनी एनर्जी आइस जो है किसी सब्सटेंस से खींचता मतलब उसको ले लेते हैं एनर्जी, और इसके कारण क्या होता है सब्सटेंस को वो ठंडा करता है उसकी एनर्जी को रिड्यूस करके। तो इस तरह से ये ज्यादा अच्छा कूलिंग इफेक्ट शो करता है। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन को LVP तो वेपराइजेशन के लिए VAP यूज करते हैं, तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था फ्यूजन में कि 1 केजी जो आइस को या फिर 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्यूजन कह रहे थे। इन द सेम वे क्या होता है कि 1 केजी लिक्विड को आप किस में कन्वर्ट करने के लिए, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे, उसी को हम क्या कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, वेपराइजेशन कहते हैं। जैसे कि वाटर की बात करें तो वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो किलो जूल में होता है 2250
50 किलो जूल पर केजी होता है, या फिर अगर कैलोरी में बात करें तो इट इज 540 किलो कैलोरी पर केजी होता है। एक केजी के लिए आपको 2250 यानी 2250 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिससे एक केजी जो आपका वाटर है वो आपका आइस में ये गैस में या फिर उसके वेपर में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, ये वाली बात हो गई। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जैसे पूछा जाता है कि द बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम के द्वारा, जो एक मान लो कि एक जो बर्न है वो स्टीम के कारण हुआ है, और एक बर्न जो है वो आपके क्या बोलते हैं जो गर्म पानी जो उसके कारण हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि द बर्न कॉज्ड बाय स्टीम इज मोर सीवियर देन बर्न कॉज्ड बाय वाटर, जबकि दोनों का टेंपरेचर सेम है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये है कि होता क्या है एक्चुअली, जैसे मैं बात करूं कि सबसे पहले वाटर मान लो कि वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, हम देखते हैं सबसे पहले स्टीम बना कैसे होगा। तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, अब क्या होगा, वाटर ही तो कन्वर्ट होगा ना स्टीम के अंदर, तो वाटर अगर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा तो वो होता कैसे, वो क्या करता है आपका वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो ऑब्टेन करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब कहने मतलब कितना आपका जो होता है ऑफ 2 to 5 किलो जूल, ठीक है, पर केजी। क्या हो रहा है कि वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो क्या करता है, इतना एनर्जी वो एक्सेप्ट करता है एज ए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बाद, और तब जाके वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है कि वाटर और स्टीम में क्या हुआ कि वाटर ने जब इतनी एनर्जी एक्सेप्ट की ना, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सेप्ट की, तब जाके स्टीम में कन्वर्ट हुआ। कहने का मतलब यह है कि स्टीम के अंदर 2250 किलो जूल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस ज्यादा एनर्जी के कारण क्या होता है, जो बर्न हमें होता है वो ज्यादा सीवियर होता है। तो दैट इज मैं लिख सकता हूं कि एज स्टीम हैज 2250 किलो जूल एनर्जी, more energy per kg than liquid या फिर then water at 100 degree Celsius, therefore steam causes more intense या more severe burn। ठीक है, इससे ज्यादा बर्निंग की होती है। अब बात करते हैं थोड़ा इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन जो है ना, ये सिमिलरली लगता है बॉइलिंग पॉइंट की तरह, सिमिलर प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है, लेकिन बॉइलिंग और इवेपोरेशन में कोई डिफरेंस होता है, वो आपको लास्ट में मैं बताऊंगा। बट अभी बात करते हैं इवेपोरेशन होता क्या है। तो देखो, जैसे कि बॉइलिंग में क्या था कि सॉलिड से बॉइलिंग में लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाते थे, तो इवेपोरेशन में भी सेम चीज होता है। इवेपोरेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ conversion of liquid into its vapor below या फिर by on heating below its boiling point।
क्या बोल रहा है? इवेपोरेशन क्या होता है? तो इवेपोरेशन क्या होता है? सेम उसकी तरह वेपराइजेशन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें भी होता है वही कि लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन जो टेम्परेचर यहाँ पे यूज होता है ना वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट की अगर इक्वल टेम्परेचर होगा फिर तो वो बॉइलिंग कहला जाएगा, बट बिफोर बॉइलिंग पॉइंट जो इवेपोरेशन लगातार होता रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जो सॉरी कन्वर्जन होता रहता है लिक्विड का गैसेस स्टेट में, उसी को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। जैसे कि जो समुद्र वगैरह में जो पानी होता है या फिर नदी वगैरह में जो पानी होता है, ठीक है, ये पानी का टेम्परेचर तो ऐसा होता नहीं कि वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सन की एनर्जी वगैरह से जो गर्मी वगैरह रहती है उस गर्मी से क्या होता है पानी जो है वो लगातार लिक्विड से गैस स्टेट में जाता है, और यही पानी के कारण क्या होता है, यही पानी जाके बादलों, ये जो वेपर है ये आप कन्वर्ट होते हैं पानी के अंदर, अपने जो बादल वगैरह होते हैं, और फिर बरसात होती है। कहने का मतलब ये है कि जो कन्वर्जन के लिए लिक्विड से गैस के लिए कोई 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा तभी कन्वर्जन होगा, ऐसा नहीं है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस के पहले भी क्या हो सकता है कि लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, और उसी को हम कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है ना, कि इवेपोरेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसी को हम कहते हैं अपना इवेपोरेशन। ये वाली बात में समझ में आ गई। अच्छा, एक बात ये तो हो गई, दूसरा क्या होता है कि इवेपोरेशन की अगर बात करें तो इवेपोरेशन जो है इट इज ए सरफेस फेनोमेना। इवेपोरेशन इज सरफेस फेनोमेना। इवेपोरेशन is a surface phenomena। इसका मतलब क्या है कि इवेपोरेशन होता है ना ये लिक्विड के सरफेस पे होता है। जैसे बॉइलिंग की बात करें, बॉइलिंग क्या पूरे जैसे कि सपोज कीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है ना, मैं इसको जब गर्म करूंगा, ठीक है, तो इसमें जो बॉइलिंग की अगर बात करें, बॉइलिंग क्या होती है, बॉइलिंग पूरे हर जगह पे होती है, पूरे बल्क मतलब बीच में लिक्विड की होगी, सरफेस पे होती है, हर जगह पे होती है, ठीक है। बट टॉकिंग अबाउट अगर मैं सिर्फ इवेपोरेशन की बात करूं तो इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होता है, बल्क से इसका कोई मतलब नहीं है। सरफेस में जो पार्टिकल्स रहेंगे लिक्विड के वही इवेपोरेट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिखा है कि जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फेनोमेना होती है। एक ये बात। दूसरी बात क्या होता है, इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें हीट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। जो इवेपोरेशन होता है वो आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये जो आपका एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक, पे हीट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये हीट रिक्वायर्ड होता है, इसके कारण देखेंगे हम कि इसकी बहुत इवेपोरेशन का जो ये वाला पॉइंट है, इसके कारण देखेंगे बहुत इवेपोरेशन का यूज करके मतलब नेचर में अपने आप इसका बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है इवेपोरेशन का। देखेंगे वो चीज थोड़ा एग्जांपल्स में, बट पहले थोड़ी और बात कर लेते हैं इवेपोरेशन को लेके। तो दो चीज से हमने सीख ली कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो इज बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। एक दूसरा क्या है, एक सरफेस फेनोमेना है इवेपोरेशन। तीसरी पॉइंट क्या है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब हीट चाहिए होता है इस प्रोसेस को होने के लिए, ठीक है। फिर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से, जैसे पहला जो है वो क्या है आपका, पहला जो है आपका है टेम्परेचर। पहला इफेक्ट जो है वो टेम्परेचर, ठीक है। पहला इफेक्ट जो है वो टेम्परेचर। क्या है भाई कि मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ना उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन का स्पीड होगी, इवेपोरेशन उतनी फास्ट होगी, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। तो greater is the evaporation। यही रीजन है कि जैसे कि मैं कंपेयर करूं यहां पे, ठीक
सपोज कंपैरिजन करूं राजस्थान से जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है दिन के टाइम पे, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे इवेपोरेशन ठंडे ठंडे इलाकों में इवेपोरेशन जो होता है वो कम होता है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। जबकि राजस्थान वगैरह की बात करें जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है दिन के टाइम पे, तो वहाँ पे क्या होता है इवेपोरेशन का रेट बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे जल्दी जल्दी चीजें इवेपोरेट होती है, जल्द चीजें मतलब जो लिक्विड हो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो ग्रेटर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। दूसरा पॉइंट जिस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर हो गया, दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो आपका होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसमें क्या लिखेंगे, मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द सरफेस एरिया, more greater is the rate of evaporation। क्या कह रहे हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा ना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन का रेट उतना ही क्या होता है, फास्ट होता है, उतना ज्यादा होता है। इसका एक एप्लीकेशन क्या है कि जैसे अगर अपने बात करें, जैसे कि जो कपड़े हम सुखाने के लिए रखते हैं, ठीक है, हमारे कपड़े वगैरह सूखने के लिए रखते हैं, इसीलिए क्या होता है कि हम कपड़ों को जब सूखने के लिए रखते हैं तो यहाँ पे फैला देते हैं। क्या, जैसे कि ये मान लो कि कपड़े हैं, ठीक है, ये मेरा पैंट सपोज करो, ये पैंट है, तो इस पैंट को सूखने के लिए जब रखते हैं उसको फैला देते हैं, क्योंकि फैलाने से क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, और सरफेस एरिया जब ज्यादा रहता है इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और इसी कारण क्या होता है कि हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अदरवाइज अगर मान लो कि इन्हीं कपड़े को अगर मान लो कि मचोड़ वगैरह किसी भी तरीके से ऐसा करके बस रख दिया हमने, तो उस केस में देखो कि इवेपोरेशन होगा तो जरूर, लेकिन बहुत ही लेट होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हमने जो कपड़े सूखने के लिए रखे हैं, अगर उसको खोल के दिया रखा है, उसको उसमें मतलब उसको सही से रखा है, तो हो सकता है 1 घंटे में सूख जाए। लेकिन अगर कपड़ों को बिल्कुल वैसा का वैसा छोड़ दिया है, तो उस रीजन में क्या होगा, जो कपड़े सूखेंगे जरूर, लेकिन हो सकता है उसमें 3 घंटे 5 घंटे या 7 घंटे तक भी टेम्परेचर टाइम लग सकता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तीसरा देखते हैं जिसपे आपका इवेपोरेशन डिपेंड करता है, वो तीसरा जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपका विंड स्पीड पे। विंड स्पीड कि जितना ज्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन का रेट होगा। कि मोर इज द विंड स्पीड more greater is the evaporation, greater is the rate of evaporation। evaporation रेट उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा विंड स्पीड होगा उतनी ज्यादा evaporation की रेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे evaporation डिपेंड करता है वो है ये चौथा, जिस पर डिपेंड करता है वो है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि कितनी नमी है, जो जिस एयर में हम सांस वगैरह ले रहे हैं, एयर में कितनी नमी है, उसी को हम एक्चुअली कहते हैं ह्यूमिडिटी, कहते हैं कि कितनी वाटर वेपर्स की प्रेजेंस है। तो क्या है भाई कि ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी ना, या मैं बोल सॉरी ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी ना, इवेपोरेशन उतना ज्यादा होता है। कि लेस is the humidity in air, एयर में जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतना ही क्या होगा, greater is the rate of evaporation, उतनी ही ज्यादा आपका क्या होगा ह्यूमिडिटी, उतनी ज्यादा आपकी इवेपोरेशन का रेट होगा। ठीक है, उतना ज्यादा होता है इवेपोरेशन होगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि सिंपली मान लो कि सिंपली अपने घर वाले पे हैं, ठीक है ना, एक वहां पे इवेपोरेशन चेक करते हैं, ठीक है, और एक अपने चेक करते हैं कहां पे, समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे क्या होता है कि समुद्र के किनारे जो एयर वगैरह होता है, या समुद्र के आसपास जो एयर होता है, किसी भी सी वगैरह सी बीचेस की बात करें, तो
तो वहां पे क्या होता है, एयर में जो ह्यूमिडिटी होता है, वाटर की जो क्वांटिटी होती है वाटर वेपर्स की, वो बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पे इवेपोरेशन देखे और अपने घर वर के पास जो इवेपोरेशन होता है उसमें देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क होता है। इवेपोरेशन की स्पीड, इवेपोरेशन का रेट जो होता है समुद्र के किनारे बहुत कम होता है। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां की एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो वहां पे इवेपोरेशन रेट बहुत कम होता है। एज कंपेयर टू अपने घर वगैरह की बात करें तो इवेपोरेशन वहां पे बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि कहने का मतलब ये है कि इवेपोरेशन जब होता है ना तो उससे क्या होता है, सराउंडिंग है, जिस सराउंडिंग में इवेपोरेशन हो रहा हो उस सराउंडिंग में कूलिंग आता है, वो कूल होता है वो सराउंडिंग। ऐसा है क्यों, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहली बात जो है पढ़ना है कि इवेपोरेशन जो होता है, ठीक है, इवेपोरेशन मतलब क्या, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। तो जो इवेपोरेशन होता है वो कहां पे होता है, वो अपने आप होता है, उसके लिए आपको हीट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि आपके घर में मान लो कहीं पानी गिर गया हो तो 1-2 घंटे के बाद अगर आप देखोगे तो वो अपने आप सूख जाता है। या फिर घर में जो पोछा वगैरह मम्मी मारती है तो आप वो देखोगे जो पानी लगा होता है फर्श पे, वो फर्श पे धीरे धीरे अपने आप को सूख जाता है, उसमें आपको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप होता है। तो वही चीज को कहा गया है कि इवेपोरेशन जो होता है वो ऑन इट्स ओन होता है, वो खुद ब खुद होता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द सरफेस, सरफेस जैसे कि मान लीजिए ये पानी का ग्लास है, ठीक है, पानी का ग्लास है, तो क्या होता है इवेपोरेशन, सबसे पहले बात होगी कि इवेपोरेशन जो होता है आपके सरफेस पे होता है, ठीक है ना, ये आपके सरफेस पे होने वाला फेनोमेना है। तो क्या होता है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन के दौरान जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, ये एनर्जी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह जो भी है वो ऑब्टेन करते हैं, और क्या होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है कि सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं ये इस लिक्विड स्टेट वाला जो फेज इसको छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वेपर में कन्वर्ट तो हो गए, तो इससे हुआ क्या कि सिस्टम की एनर्जी जो थी, जो सिस्टम की एनर्जी पहले मान लो कि अच्छी खासी होगी, लेकिन क्या हुआ कि ये जो सरफेस के जो लिक्विड पार्टिकल्स थे उन्होंने वो एनर्जी को ऑब्टेन करने, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो क्या हो गए, सरफेस को छोड़ के चले गए, सरफेस को छोड़ के मतलब लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चले गए। इससे हुआ क्या कि जो पूरे सिस्टम की एनर्जी जो है वो सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। तो इसीलिए क्या करता है ये सिस्टम, क्या करता है एनर्जी को फिर से, अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, रिगेन करने के लिए जो उसके आसपास का जो सराउंडिंग होगा उस सराउंडिंग से एनर्जी खींचता है, और सराउंडिंग से एनर्जी खींच के क्या करता है कि सराउंडिंग की एनर्जी को कम करता है। और सराउंडिंग की एनर्जी अगर कम हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, सराउंडिंग कूल हो रहा है, एनर्जी का डिक्रीज होना मतलब क्या, कूलिंग इफेक्ट ही तो होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इवेपोरेशन के कारण क्या होता है कि हमेशा सराउंडिंग पे जो उसका इफेक्ट होता है वो कूलिंग इफेक्ट शो होता है, ठीक है। तो ये वाली बात मुझे समझ में हमें आ चुकी है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि इवेपोरेशन का बहुत ही लार्ज इसका एप्लीकेशन है, बहुत ही लार्ज एप्लीकेशन है। जैसे कि ट्रीज की बात करें तो ट्रीज भी इवेपोरेशन करता है, ट्रीज अपने लीव्स के थ्रू इवेपोरेशन करता है, और उसको क्या कहते हैं, अपने ट्रांसपीरेशन कहते हैं। लीव्स के अंदर जो इवेपोरेशन होती है ट्रीज में वो क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है। और ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होता है कि जो ट्रीज है या फिर प्लांट वगैरह वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए होता है कि समर के दौरान की समर में या फिर गर्मी के टाइम पे क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हीट बहुत ज्यादा होती है, तो उस वक्त ऐसा होता है कि ट्रीज में क्या होता है, अधिक से अधिक बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं। समर के दौरान ट्रीज में बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं, और बहुत सारे पत्ते के कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है, और बहुत ज्यादा इवेपोरेशन के कारण क्या होता है कि ट्रीज का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, एक बैलेंस टेम्परेचर रहता है, कूल रहता है। अदरवाइज तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर वगैरह बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जो हमारे ट्रीज वगैरह या प्लांट वगैरह वो तो जल सकते हैं। तो दैट्स व्हाई अपने टेम्परेचर को, अपने हीट को मेंटेन करने के, कूल रहने के लिए जो ट्रीज है समर के दौरान पे अधिक से अधिक पत्ते वगैरह उनमें आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी, और सिर्फ एक्चुअली क्या कि इवेपोरेशन का सिर्फ यही यूज नहीं है, ऐसा बहुत सारे यूज है। अब बुक में जितना पढ़ेंगे उतना और अच्छे से क्लियर होगा वो सारी चीजें कि इवेपोरेशन का एग्जांपल्स, बातें जो क्लियर कर दी, बट इवेपोरेशन के एग्जांपल्स और कहां-कहां होते हैं तो और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, बुक वगैरह पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ क्वेश्चन वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन की बात करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है भाई।
दोनों में तो सेम ही चीज होता है कि लिक्विड गैस में चेंज होता है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो पहली बात कि बॉइलिंग occurs only when heated. बॉइलिंग तभी होता है जब आप हीट करते हो, ठीक है ना, हीटिंग करनी पड़ती है बॉइलिंग के लिए। जबकि अगर इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन occurs on its own. Evaporation occurs on its own. इसमें कोई हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप खुद होने लगता है। दूसरी बात पॉइंट नंबर 2 कि इसमें और क्या डिफरेंस है, तो इसके लिए क्या होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है बॉइलिंग के लिए, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ लिक्विड requires a specific temperature called boiling point, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग होती है। जबकि इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जबकि इवेपोरेशन occurs at any temperature below its boiling point. ठीक है। थर्ड बात क्या होती है, अगर बात करें बॉइलिंग जो होता है ये बल्क में भी होता है और सरफेस पे भी होता है। जबकि इवेपोरेशन के बारे में हमने बात कर चुकी, इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होता है। तो बॉइलिंग occurs at bulk and surface of the liquid. But talking about evaporation only takes place, it only takes place at the surface. सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होता है इवेपोरेशन। फोर्थ पॉइंट क्या, फोर्थ पॉइंट ये है भाई कि आपका इवेपोरेशन बॉइलिंग के कारण कोई कूलिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं होता, जबकि इवेपोरेशन के कारण हमने जस्ट देखा कि कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो बॉइलिंग does not have cooling effect, जबकि इसकी बात करें इवेपोरेशन का, इवेपोरेशन has cooling effect, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर होता है ये यहाँ पे क्लोज होता है। इसके अब जो भी थ्योरीज वगैरह हमने पढ़ ली है, इसके बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं आपके एनसीईआरटी के या फिर शिखर के जो भी आपके बुक जो आपको दी हुई है उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। इससे और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर क्लोज करते हैं।